श्रिंक कर रहा है। अगर मैरी बिस्किट खरीद रहे हैं जो पहले 100 ग्राम का होता था वो 90 ग्राम का, प्राइस वही को वही है। ये तो मेरा जो गोलगप्पे वाला कहानी हो गया। ये जब एलपीजी का क्राइसिस हो गया, रेट बढ़ गया, मेरा गोलगप्पे वाले ने जो 20 रुपए में 6 गोलगप्पा देता था वो 4 कर दिया। और मैंने उसको बोला कि भाई तूने रेट बढ़ा दी, बोला नहीं सर मैंने तो रेट नहीं बढ़ाई है, मैंने गोलगप्पे के अमाउंट कम कर दिया, मैं रेट नहीं बढ़ा रहा हूँ, 20 रुपए के आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो वही कहानी हो गई। तो श्रिंकफ्लेशन हो रहा है। तो फूड इन्फ्लेशन खुद आरबीआई एक्नॉलेज कर रही है और इसके लिए कोई ज्यादा हमें बहस करने की भी जरूरत नहीं। हर आदमी फील कर रहा है। एलपीजी का सप्लाई क्राइसिस लोगों ने कहा कम हो गया, लेकिन भरेआम एलपीजी जो है ब्लैक में बिक रहा है 2,500-3,000, कहीं जगह 4,000 रुपए पर सिलेंडर। तो ये हो गया। रोटी कपड़ा छोड़ दीजिए, मकान की बात कर लिए। बिजली के रेट अलग अलग तरीके से बढ़ रहे हैं, एनर्जी का कॉस्ट बढ़ रहे हैं। पानी तो खैर हमें मिल ही नहीं रहा है। हाँ, ड्रिंकेबल वाटर तो है ही नहीं, हमें पानी के ऊपर खुद खर्चा करना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या मजाक आप लोगों का कर रहे हैं जब आप उनको कह रहे हैं कि जी हमारा जो महंगाई का जो दर हमने एडजस्ट किया वो लगभग 1% का है और इसीलिए हमें 7% मिल रहा है जीडीपी। अगर मैं ये जीडीपी ग्रोथ रेट मान लूं 9% का पिछले साल का, मैं कहूंगा कम से कम आपका डिफ्लेटर जो है पिछले साल भी, जबकि इन्फ्लेशन कम था तब भी ये 3-3.5% से पहले कहीं कम नहीं जाता है। हिंदुस्तान का इससे पहले जब स्टैटिस्टिकल सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक था, ट्रांसपेरेंसी था, कोई भी अर्थशास्त्री को आप पूछिए वो कहेगा कि हमारा तो पहले एवरेज इन्फ्लेशन रेट, हिस्टोरिकली एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6% रहा, लेकिन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जब ज्यादा फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम होने लगा तो हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन 4.5-5%। अगर आपका मुझे एक बात बताइए, अगर आपका 1-1.25% का डिफ्लेटर आप यूज कर रहे हैं, महंगाई का दर उसके आसपास है, तो फिर आरबीआई क्यों कह रहा है कि मेरा टारगेट है 4.5%? बताइए ना, बताइए। क्योंकि आरबीआई का टारगेट सेटिंग तो एक हिस्टोरिकल रेट के बेसिस पे है। यही तो मैं कह रहा हूं, आप क्या कहना चाहते हैं तय कर लीजिए। एक तरफ ये बात कहते हैं, दूसरे तरफ वो बात करते हैं। पिछले साल की ग्रोथ जो है मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में 5-5.5% के ऊपर था, और जबकि एग्रीकल्चर अच्छा किया था। और इस साल जैसे आपने शुरू में कहा, ये जो 3 माह है अप्रैल टू जून, ये वही समय है जब हमारी भट्टा बैठ गया था हर तरफ। तेल फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद हो गए, टाइल्स के फैक्ट्रियां जैसे आपने कहा बंद हो गए, कई सारे बिजनेस अनसेटल हो गए, लोगों की प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हुए हैं। तो कहां से आपको ये 7% ग्रोथ मिल रहा है? तो आप लोगों को टोपी पहना रहे हैं। कब तक ये चलेगा हमें पता नहीं, लेकिन देखिए, लोगों को आप टोपी पहना सकते हैं, लेकिन हर एक कहावत है ना, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। आप आज जो निवेशक आपके पास नहीं आ रहा है बाहर से, क्यों? क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए, और बहुत सारे कारण है, एक कारण ये भी है, वो जानना चाहते हैं कि मेरे को इस इकोनॉमी के असेसमेंट के लिए किस तरह का डेटा है। आपकी जब डेटा क्वालिटी सफर करता है, डेटा क्वालिटी जब सस्पेक्ट हो जाता है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है ग्लोबल मार्केट में, आपकी इकोनॉमी की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। आप इस डेटा के बेसिस पे जो पॉलिसी बना रहे हैं उस पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। इन्वेस्टर सोचता है कि अरे ये तो 3 या 4% ग्रो करने वाला इकोनॉमी को ये लोग झूठा बोल रहे हैं, 5 साल से 7% से ऊपर आ रहा है, मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं? अगर 7, उसको पता ही, वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कितना % पे आपका इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो मैं किस भरोसे अपना पैसा लगाऊं, क्योंकि मेरा पैसा का भी तो एक कॉस्ट है ना। तो इस तरह से बहुत तरह का इम्पैक्ट है। सबसे बड़ा जो चीज है, हमें अभी बाहर लोग, जैसे हमारे नीट एग्जाम वगैरह का पेपर लीक्स होता है, उसका जैसे क्रेडिबिलिटी बैठता है कि हमारे यहाँ पे जो एमबीबीएस करता है उसको बाहर के देशों में उसका डिग्री को मान्यता प्राप्त नहीं होता है, उस तरह से हमारी जो इकोनॉमी का डेटा है आज के डेट पर बाहर लोग दे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जी, एक छोटा सा सवाल, लास्ट के 2 लूंगा। और आपने प्रॉपर्टी की बात की, जी साहब, मैं आपके सामने ये रेट भी रख देता हूँ पूरे, ये मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जहां पर 2019 के और 2026 के जो प्रॉपर्टी की रेट्स हैं और जो रेंटल यील्ड जिसकी आपने बात की, किराए कितने बढ़ गए हैं, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है सर, कि नोएडा और गुरुग्राम जो है 3 से 4 गुना किराए बढ़ गए सर उनके।
4,700 का एवरेज नोएडा का और 6,100 का प्रॉपर्टी रेट बढ़कर साहब 13,000 रुपए इनका हो गया 2026 में, यानी कि दुगने से ज्यादा प्राइसेस हो चुके हैं पिछले 6-7 साल के अंदर। और ये सभी मुख्य शहरों का जो डेटा मेरे पास आया, मैंने पहुंचाया। और रेंटल यील्ड कितनी तेज हो गई उसमें कि यानी कि चेन्नई में जो 15,000 में आता था, आज वही 35,000 का फ्लैट आता है सर। जो पूना के अंदर फ्लैट आपका 15,000 में था, वो 45,000 में आ रहा है सर। गुरुग्राम में 4-4 गुना, 3.5 गुना के रेट बढ़ चुके हैं। और जो आपने बात की 2.5 से 3 गुना, वो तो मामूली सी चीज है सर। लेकिन ये एक आंकड़ा है जो बदलाव बताता है कि आपके किरायों के अंदर भी जो बदलाव है वो भी 55% से लेके 100%, 120% तक हो गए सर। 2 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है सर, ये बदलाव है उसके अंदर सर। नहीं, आप ये आंकड़े दिखाए दिनेश जी, अभी आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया हाल में, और उसमें एक छोटा सा सेक्शन में इस चीज का जिक्र की गई है जिसको मीडिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हाँ, हालांकि मैं आने वाले दिनों में उसके ऊपर एक शो करने वाला हूं। आपके दर्शक मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं @rajesh-महापात्रा पे। उसमें आरबीआई का रिपोर्ट ये साफ कह रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग खत्म हो चुका है। जो हाउस सेल्स हो रहे हैं वो ज्यादातर प्रीमियम कैटेगरी में हो रहे हैं, और प्रीमियम कैटेगरी के हाउस सेल्स का शेयर काफी बढ़ गया है। अब मुझे पहले पता होता तो मैं आंकड़े निकालता, लेकिन अभी आम आदमी घर नहीं खरीद रहा है, मिडिल क्लास नहीं घर खरीद रहा है। जिसके पास डिस्क्रिशनरी इनकम है, जिसने स्टॉक मार्केट से काफी पैसा बनाया है, बहुत चंद छोटा परसेंटेज है, वो 2-3 घर खरीद रहा है। लेकिन मिडिल क्लास का घर खरीदने का औकात नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो सेगमेंट जिसको कहते हैं, उसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर हाउस सेल्स पहुंच गया है। और जो थोड़े बहुत रीजनेबल जो लोन लेकर खरीदना है, उनका भी संख्या बहुत मात्रा में कम हुआ है। जो एंड यूजर्स का जो संख्या है वो भी बहुत कम हुआ है। ये जो आप प्राइस राइज देख रहे हैं, ये एक तरह से बबल कुछ लोग कहते हैं, वो लगभग उसमें सारे इन्वेस्टर्स का खेल है। लेकिन देखिए क्या है कि इसके चक्कर में क्या होता है कि जैसे आपने ये दिखाया कि हाउस रेंटल का रेट बढ़ जाता है और घरों का रेट बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई बनाता भी है, एक छोटा सा मैं घर ले लूं, कोई मिडिल क्लास सैलरीड आदमी, तो 2 BHK सेटल भी कर जाता है, तो आज के डेट पर उसका EMI बर्डन पहले से कई ज्यादा उसको देना पड़ता है। अब इसका एक लॉन्गर टर्म इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट है। वो ऐसे दिनेश जी, अगर हमारे पास 100 रुपए का इनकम है, उससे अगर हम कल तक 15 रुपए या 10 रुपए हाउसिंग के ऊपर खर्चा करते थे, तो घर का रसोई संभालने के बाद, हम बच्चों का पढ़ाई संभालने के बाद, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करने के बाद, फिर भी अगर मान लीजिए हमारे पास 20 रुपए बच जाते थे, वो 20 रुपए हम सेविंग करते थे, जिसको हम कहते हैं हाउस होल्ड सेविंग्स। वही सेविंग्स बाद में इन्वेस्टमेंट के रूप में चैनल होता है इकोनॉमी में। तो अब हो क्या रहा है, ए लार्ज चंक ऑफ मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स डिसेविंग्स का मोड में चला गया है। क्योंकि अगर आप कल 15 रुपए खर्चा कर रहे थे 100 में से हाउसिंग के ऊपर, आज अगर 30 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो आप वो 15 रुपए कहां से ला रहे हो? अपना जो पहले सेविंग कर रहे थे वो सेविंग डिप्लीट कर रहे हो, क्योंकि फूड तो नहीं कम कर सकते हो, ऊपर से फूड के ऊपर भी आपका खर्चा बढ़ चुका है, बच्चों का पढ़ाई के ऊपर आपका खर्चा बढ़ चुका है। क्योंकि हर जगह एक और चीज जो बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, आजकल तो सरकारी स्कूल में कोई अपना बच्चों को भेजता नहीं है, मिडिल क्लास का आदमी, सब प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। कोई आदमी बात नहीं कर रहा है प्राइवेट स्कूल के फीस कैसे बढ़े हैं जी। मिडिल क्लास के लिए। तो ये भी तो डिफ्लेटर में जाना चाहिए। स्कूलिंग फीस क्या होता है? कभी भी स्कूलिंग फी को पकड़ा नहीं जाता है। स्कूल फीस जो है कोविड के बाद ये 2 गुना से 2.5 गुना से ऊपर बढ़ाया गया है। कोई रेगुलेशन नहीं है प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर अपना फीस स्ट्रक्चर के लिए। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 पर मंथ की फीस है। और आप जब सरकार को आप बोलो, सरकार अगर कहीं कुछ घुसता है तो प्राइवेट स्कूल करते क्या है, फीस को जितना रखते हैं, बस का भाड़ा बढ़ा देते हैं, लंच फी बढ़ा देते हैं, और अलग अलग तरह के फीस वो लोग एसोसिएट कर लेते हैं। आप अगर स्कूल एजुकेशन का कॉस्ट देखोगे तो स्कूल एजुकेशन का कॉस्ट मैं शायद समझूंगा कि पिछले 5 साल में कुछ नहीं डबल से ज्यादा हो चुका है ऑन एन एवरेज। तो स्कूल
बच्चों का पढ़ाई का खर्चा कम नहीं हो रहा है, खाने का खर्चा कम नहीं हो रहा है, और उसमें अगर आपको हाउसिंग के लिए ज्यादा देना पड़े तो होगा क्या आपका? अगर आप कुछ सेविंग्स कर रहे थे तो सेविंग्स बंद हो जाएगी, और अगर आपकी सेविंग्स पहले से भी नहीं थी तो आप डिसेविंग्स हो गया, यानी कि आप बोरो करोगे, हाउस होल्ड डिसेविंग्स है। और यही चीज मैं जो समझा रहा हूं आम आदमी के भाषा में, इसको इकोनॉमिस्ट लोग अब दिखा रहे हैं कि इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग्स डिक्लाइन कर रहा है। इंडिया का जो हाउस होल्ड सेविंग्स था वो एक बड़ा सोर्स ऑफ सेविंग्स था इकोनॉमी का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो सेविंग्स चाहिए ना, सेविंग्स आएगा तो उसी को जो है इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। हम बैंक में, एफडी में डालते हैं, बॉन्ड में डालते हैं, स्टॉक मार्केट में डालते हैं, म्यूचुअल में डालते, फंड्स में डालते हैं। वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। अगर सेविंग्स कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। एक तरफ वो है, दूसरा तरफ अगर हम हाउसिंग खर्चा के दबाव में रहेंगे, हम कल को मन करता है कि एक गाड़ी खरीद लें, क्या नया गाड़ी खरीद ले, नहीं, घर का किराया डबल हो गया है, नया गाड़ी हम नहीं खरीदेंगे, तो आपका ऑटोमोबाइल डिमांड अफेक्ट होता है। कपड़े खरीद लें क्या, नहीं, अवॉइड करो। बाहर खाना खाने चले क्या, नहीं, तो आपके सर्विसेज सेक्टर अफेक्टेड होते हैं। थोड़ा बच्चों को घूमने के लिए वेकेशन में लेकर जाएं क्या, ना, घर का किराया बढ़ गया है, तो टूरिज्म अफेक्टेड होता है। तो इकोनॉमी का हर एक अंग अफेक्टेड होता है इससे। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। तो ये सारे चीजें हो रहा है, और इस बीच में ये लोग कह रहे हैं नहीं जी हमारा रोबस्ट ग्रोथ हो रहा है, रेजिलियंट डिमांड हो रहा है। कहाँ ये रेजिलियंट डिमांड हो रहा है मुझे पता नहीं, शायद हमारे आरबीआई के जो ऑफिशियल्स है, फिनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स है, उनके लिए जरूर हो रहा है। क्योंकि और एक चीज नया हुआ है कि इनके इर्द गिर्द बहुत अच्छा चीज हो रहा है। दिल्ली में आओगे तो दिल्ली को दिल्ली के जो सेंट्रल दिल्ली है उसको स्वप्न नगरी बना रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से। सरकारी बाबुओं का बड़े ऐश होने लगे हैं आजकल। तो इसीलिए वो सरकार जिस तरह से उनको तोड़ मरोड़ करके कहानी बनाने को बोलती है वो बोलते हैं, क्योंकि हर आदमी स्वार्थी होता है। वो देख रहे हैं हमारा तो मौज हो रहा है, देश जाए भाड़ में। जी, आपने सही कहा। मुझे लगता है कि इसीलिए हम बांग्लादेश से भी नीचे 2700 की पर कैपिटा इनकम पे हैं, और ये कहते हैं कि हम $14,000 पे आ जाएंगे पर कैपिटा में 2047 तक। साहब, आप हायर मिडिल इनकम में ही आ जाओ, $4,500, $4,600 पे आ जाओ, तो इतनी बड़ी गनीमत है। उसके लिए भी आपको कम से कम नहीं तो आज के डेट में कम से कम नहीं तो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए होगी, तब कहीं जाके आप वहां पहुंच पाओगे। चलिए 2047 तक हम, मुझे नहीं लगता है 2047 तक हम जिंदा रहेंगे। हमें तो भाई अभी बता दो क्या हो रहा है। और जहां तक डेवलप्ड इकोनॉमी की बात है, क्योंकि जब ये $14,000 टच करने जाएंगे तब तक उसकी इनकम बढ़कर वो $18,000 की लिमिट आ जाएगी, $20,000 की लिमिट आ जाएगी। हम सर पोस्ट डेटेड चेक नहीं लेते हैं, वो कभी होने वाला ही नहीं है। तो इसी के साथ मैं लूंगा इजाजत, और बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं करेंगे, शॉर्ट प्रोग्राम था। और राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू।